बिहार की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार वहां से राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन ये इकलौता चुनाव नहीं है, बल्कि देश के 10 राज्यों में 37 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी ने पहली सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और दूसरी सीट से शिवेश कुमार को टिकट दिया है। जेडीयू से नीतीश कुमार के अलावा कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को टिकट मिला है। 5वीं सीट पर आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने अमरेंद्र धारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमरेंद्र धारी सिंह पहली बार 2020 में सांसद बने थे। वो रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर के कारोबारी हैं। फर्टिलाइजर आयात घोटाले में उन पर आरोप हैं। इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा जांच चल रही है, यानी कुल सीट 5 और उम्मीदवार 6। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। संख्या के आधार पर 6 सीटों पर एनडीए के सांसद बनना तय है। बीजेपी ने यहां 4 उम्मीदवार उतारे हैं। इनके नाम हैं विनोद तावड़े, रामनाथ वड़कुटे, माया इवनाते और रामदास आठवले। एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार ने नॉमिनेशन किया है। ये पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार गए थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से डॉक्टर ज्योति वाघमारे ने नामांकन किया। ये शिवसेना की प्रवक्ता हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से शरद पवार उम्मीदवार हैं। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, उनकी पृष्ठभूमि की काफी चर्चा हो रही है। रामदास आठवले आरपीआई से हैं, लेकिन वो एक बार फिर बीजेपी के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं, वो भी लगातार तीसरी बार। धनगर समाज के नेता रामनाथ वड़कुटे को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहले शरद पवार के साथ थे, कुछ वर्ष पहले बीजेपी में शामिल हुए, अब राज्यसभा में एंट्री होने वाली है। नागपुर की मेयर रह चुकी माया इवनाते भी बीजेपी उम्मीदवार हैं। वो आदिवासी समाज का चेहरा मानी जाती है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा गया था, जिसके बाद से वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में उन्हें बीजेपी का मराठा चेहरा कहा जाता है। हरियाणा से भी 2 राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं, जो काफी रोचक हो सकता है। यहां से बीजेपी ने पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया को टिकट दिया है। कांग्रेस ने कर्मवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार बनाया है। अंबाला के रहने वाले कर्मवीर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुलाना से टिकट के दावेदार रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। अब पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। इसके जरिए कांग्रेस राज्य में सामाजिक समीकरण को भी साध रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में मानी जा रही है। लेकिन आज नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। अब हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होगी, यानी कुछ भी हो सकता है। अब हरियाणा के उलझे हुए समीकरण की सरल कुंजी आपके सामने आइए खोल देते हैं। हरियाणा में चुनाव राज्यसभा की 2 सीटों पर है और उम्मीदवार 3 हैं। असली रोमांच इसी तीसरे चेहरे ने पैदा किया है। एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट चाहिए, लेकिन क्रॉस वोटिंग का करंट नतीजे को बदल सकता है। बीजेपी के 48 विधायक हैं, कांग्रेस के 31 विधायक हैं, निर्दलीय और आईएनएलडी के कुल 5 विधायक हैं। अगर सब कुछ तय समीकरण के अनुसार चला तो बीजेपी अपनी पहली सीट आसानी से 31 वोटों के दम पर जीत लेगी। इसके बाद उनके पास 17 अतिरिक्त वोट बचेंगे। कांग्रेस अपने 31 वोटों के दम पर एक सीट सुरक्षित निकाल सकती है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के कारण पेच फंस सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 17 अतिरिक्त वोट हैं। अगर इसमें निर्दलियों के 5 वोट भी मिल जाएं, तो आंकड़ा 22 तक पहुंचता है। निर्दलीय उम्मीदवार को जीतने के लिए अभी भी 9 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। ये वोट तभी मिल सकते हैं जब कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी हो, यानी क्रॉस वोटिंग हो जाए। वैसे क्रॉस वोटिंग को लेकर हरियाणा का इतिहास रहा है। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस को हरियाणा में क्रॉस वोटिंग की वजह से कई बार झटका लगा है, इसीलिए इस बार भी सस्पेंस बरकरार है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रख पाएगी या बीजेपी अपने एक्स्ट्रा वोटों और निर्दलियों के सहारे कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी। पूरा खेल उन 9 वोटों पर टिका है।